नमस्ते दोस्तों, आज हम फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट का 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। हमारे पास ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश धन Q और ऋण Q से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 2a है और इन A और B का जो मध्य बिंदु है वो हमने O माना है। अब यदि इस O से एक लंब रेखा खींचूं या AB का लंब समद्विभाजक खींचा जाए तो इस AB के लंब समद्विभाजक को ही हम निरक्षीय रेखा या निरक्ष रेखा या इक्वेटर पोजीशन कहते हैं। और इस निरक्ष रेखा पर कहीं पर भी मैं एक बिंदु ले लूं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और उस बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस विद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करूंगा। तो हमने इस पर एक बिंदु P लिया। अब हम इस P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। इस प्रश्न को हल करना बड़ा आसान है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है यह हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि यदि मेरे पास एक बिंदु आवेश Q है, उससे r दूरी पर यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहता हूं तो सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q आवेश बाय इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो दूरी है वो लेना पड़ती है हमको r का वर्ग। ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका यूज हम यहां पर करेंगे। पहले बिंदु आवेश धन Q द्वारा कितनी तीव्रता लगेगी, फिर ऋण Q आवेश के द्वारा कितनी तीव्रता लगेगी, उन दोनों की डायरेक्शन दिशा देखेंगे और डायरेक्शन देखने के बाद उनकी परिणामी तीव्रता हम बिंदु P पर ज्ञात कर लेंगे। याद करवा दो एक बार फिर से कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यदि यह दो बिंदु किसी माध्यम में हो तो हम यहाँ पर उस माध्यम का पराविद्युतांक K यूज करेंगे तो हमारा फार्मूला फिर चेंज हो जाता है और 1/4πε0 K Q/r² हो जाएगा। हम अभी जो कैलकुलेशन करके रहे हैं वो ये मान के चलेंगे कि यह जो पूरी हमारा सिस्टम है वह निर्वात या वायु में रखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी ऊपर की हेडिंग्स होगी कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यहाँ A और B के बीच की दूरी 2a है। O मध्य बिंदु होने के कारण O से A तक की जो दूरी है वो उसकी हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो A हो जाएगी। अब हम इस P से A को ज्वाइन कर दें और P से B को मिला दें और जो एंगल बन रहा है यहाँ पर उसको थीटा मान ले। चूंकि हम लंब समद्विभाजक रेखा अगर इधर एंगल थीटा आता है तो इधर का एंगल भी थीटा ही होगा। हमने कहा था कि इस बिंदु P पर दो बिंदु आवेशों के कारण तीव्रता लगेगी। पहले कौन सा बिंदु ले लेते हैं कि धन Q आवेश बिंदु P पर कितनी तीव्रता आरोपित कर रहा है। तो हम कहेंगे धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, सूत्र अभी बताया मैंने। E बराबर, अब दो बिंदु आवेश तीव्रता लगाएंगे तो पहली को E1 मान लेते हैं कि धन Q के कारण जो तीव्रता है वो क्या है E1 1/4πε0 आवेश का परिमाण कितना है Q और किस पर निकाल रहे हैं Q की तीव्रता P पर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमको निकालनी पड़ेगी। अभी वो हम मान लेते हैं क्योंकि दिख रही ए से कौन सी डिस्टेंस P तक की, तो AP का स्क्वायर
इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो हम जानते हैं कि आप धन क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हो तीव्रता, और जहां तीव्रता निकाली जाती वहां पर भी क्या होता है, एकांक धन आवेश। तो धन से धन क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात ये इस पर किस प्रकार तीव्रता आरोपित करेगा, बल लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, जो एरो मेरा जा रहा है। तो यह तीव्रता ए से पी डायरेक्शन में लग रही है, यह तीव्रता आपकी हो जाएगी E1, इसे हम कहेंगे ब्रैकेट में एपी दिशा में। कौन सी दिशा में, एपी दिशा में। अब हम देखें कि एपी की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया आपके पास POA, इसका यह लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय से AP का वर्ग इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, वैल्यू पुट करें यदि हम, तो AP स्क्वायर बराबर O से P की जो डिस्टेंस है वो R स्क्वायर है, और O से A तक की डिस्टेंस A स्क्वायर है, और विच इंप्लाइज टू, अगर हम स्क्वायर इसका हटा दें तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपका AP इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पर चूंकि ये A से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस सेम है, तो जो AP की वैल्यू है वही वैल्यू हमारे B से P तक की भी हो जाएगी। तो A और BP दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस हमारी आ गई रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो सेम डिस्टेंस ये भी होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये जो AP की वैल्यू है यहां पर पुटअप कर दें तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय A से P की डिस्टेंस हमारे पास आ रही है, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पुटअप करने पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। ये जो प्रोसेस करी हमने यहां से यहां तक, ये धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो A से P डायरेक्शन में कार्य कर रही है। यही प्रोसेस सेम हम करेंगे, पर अब किस चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर देखिए, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस कहां से कहां तक, B से P स्क्वायर। डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे यहां पर क्या रखा हुआ, एकांक धन आवेश, और यहां पर क्या है, माइनस क्यू आवेश। क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो इस पर तीव्रता इंटेंसिटी आरोपित होगी वह P से B डायरेक्शन में होगी, तो E2 आपकी जो वर्ग कर रही है वो इस डायरेक्शन में होगी, P2 B की ओर। तो डायरेक्शन हम यहां लिख देंगे कि P से B दिशा में। अब B की जो P की डिस्टेंस है, मैंने कहा था A से P की जो डिस्टेंस है वही B से P की डिस्टेंस है, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी BP की वो भी यही आ जाएगी। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय B से P की वैल्यू पुटअप करेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई पॉइंट P पर, वह माइनस क्यू चार्ज के कारण, और यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वह प्लस क्यू चार्ज के कारण। अगर हम E1 और E2 को मैग्नीट्यूड के दृष्टिकोण से देखें, यदि हम E1 और E2 को मैग्नीट्यूड के दृष्टिकोण से देखें तो क्या देख रहे हैं, दोनों का जो वैल्यू है 1/4 Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहां पर सेम है। इट मीन्स मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होने के कारण E1 जो है
इक्वल टू है E2 के, पर किस फॉर्म में? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, डायरेक्शन में नहीं। तो हम यदि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो E1 की जगह E2 या E2 की जगह E1 पुट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के दृष्टिकोण से। आप ध्यान से डायग्राम को देखिए, जो E1 है वो इस डायरेक्शन में ऐसे पी जा रहा है, और E2 है, E2 देख लीजिए ध्यान से, ये E2 जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब हम चूंकि डायरेक्ट जो दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट या सेम नहीं है, एक की डायरेक्शन इस साइड है, एक की डायरेक्शन इस साइड है, इनका रिजल्टेंट परिणामी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस E1 को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक इसका वर्टिकल पार्ट और इसका एक हॉरिजॉन्टल पार्ट, जिसको हिंदी में क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो E1 का जो घटक इधर आएगा, चूंकि एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसका यह कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin थीटा। E1 का दूसरा कंपोनेंट है E1 sin थीटा। पहला कंपोनेंट हुआ E1 cos थीटा, सेकंड कंपोनेंट हुआ या घटक हुआ E1 sin थीटा। E2 को भी हम देख ले, E2 इस डायरेक्शन में P से B की डायरेक्शन में, तो इसके दो घटक होंगे, एक होगा E2 cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर समकोणीय घटक E2 sin थीटा। तो हम देखते हैं कि हम E1 को E2 को दो समकोणीय घटकों E1 cos थीटा व E1 sin थीटा, इसी प्रकार दो घटक E2 sin थीटा और E2 cos थीटा, E2 cos थीटा व E2 sin थीटा। डायग्राम चित्र को देखिए, E1 sin थीटा ऊपर जा रहा है, E2 sin थीटा उसी डायरेक्शन में विपरीत दिशा में है। E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में दोनों बराबर है, दिशा में विपरीत है, अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अतः हमारे पास पॉइंट P पर जो परिणामी तीव्रता बचेगी वो किन घटकों के कारण बचेगी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुके हैं, तो दो दो कंपोनेंट ये खत्म। अब बचे कौन से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E से मेजर, उसको रिप्रेजेंट कर ले, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आप पहले, क्योंकि मैग्नीट्यूड की यहां बात चल रही है, तो मैग्नीट्यूड के लिए दोनों सेम हैं, तो हम E2 को भी E1 लिख सकते हैं। तो E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह भी हम पुट कर देते हैं E1 cos थीटा, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अब हम E इक्वल टू देखें तो 2 एज इट इज, E1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, समीकरण 1 में है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से निकालेंगे, बेस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा यहां से यहां तक O से A तक की डिस्टेंस A, और कर्ण हमारा हुआ रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो आई A बाय रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहां डिनोमिनेटर थोड़ा बता दूं कि चूंकि cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो ये वैल्यू हमने यहां से निकाली थी, इसलिए तो अब हम आगे बढ़ ले। E इक्वल टू
2, चलो पहले हम 1/4 पाइप्सिलॉन वाला पार्ट आगे ले ले। 2QA बाय R² और A² की पावर यहां पर 1 है और यहां रूट है, और इसकी रूट हटाने पर जो पावर होगी इसकी वो कितनी होगी 1/2। तो 1 पावर इसकी, हाफ पावर इसकी, मल्टीप्लाई में है, दोनों गुणा में है, तो पावर दोनों की जुड़ जाएगी। तो एक और आधी पावर इसकी जुड़ेगी, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी R² प्लस A² की पावर हो जाएगी 3/2। इसको एक बार फिर समझ ले कि ये जो ब्रैकेट है R² प्लस A², आधार समान है, यहां पर भी R² प्लस A², तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो एक घात इसकी, आधी घात इसकी, तो हो गई 1.5 घात, मतलब 3/2। और हम देख चुके कि 2QA कौन सी भौतिक राशि होती है, पढ़ाया था मैंने आपको कि 2QA जो होता है वह इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चूंकि हम लिख लेते हैं जो P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू होती है 2QA। तो यहां पर हम वो वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, E = 1/4 πε0 P बाय R² प्लस A² की पावर 3/2। अब देखिए कि जो R होता है वो ये डिस्टेंस है और A होता है वो ये डिस्टेंस है। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डिस्टेंस होती है वो एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है, बहुत कम होती है, इसलिए A जो है बहुत छोटा है किसके कंपेयर में, R के कंपेयर में। तो R बहुत बड़ा है किससे, A से। यदि हम शर्त लगा दें कि R बहुत बड़ा हो किससे, A से, तो हम A को छोड़ सकते हैं क्योंकि R उसकी तुलना में बहुत बड़ा है। तो हमारा फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा, E = 1/4 πε0 P बाय R की पावर 2 और उस पर पावर हो जाएगी 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसल, तो E = आ गया 1/4 πε0 P बाय R की पावर 3 न्यूटन कूलम इनवर्स। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। आप देखेंगे कि ये जो फार्मूला निरक्षीय स्थिति का आया है और जो अक्षीय स्थिति का आया है, इसका कंपैरिजन भी पूछा जाता है कि कौन ज्यादा है, इनका अनुपात क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। तो ये हमारा हुआ निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम याद करें कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक क्या था, यदि उससे इसकी तुलना करने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा रिजल्ट हमें। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था E अक्षीय स्थिति 1/4 πε0 2P बाय R की पावर 3। और निरक्षीय स्थिति में जो व्यंजक में मिला के दिया मैंने आपको निरक्ष में, वो है 1/4 πε0 P बाय R की पावर 3। यदि हम इसको इससे डिवाइड करें अक्षीय को निरक्षीय से, तो क्या आएगा, E अक्षीय बाय E निरक्षीय। तो आप देखेंगे कि इसकी सेम वैल्यू है, सिर्फ 2 यहां पर बचेगा, बाकी पार्ट से डिवाइड करने पर कैंसल, तो इक्वल में आएगा 2। ये शो कर रहा है कि अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात किसके इक्वल टू होता है, 2 के। यदि हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर लें तो E अक्षीय डबल होती है किससे, E निरक्षीय से। अर्थात अक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है, तो ये हमारा हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंपैरिजन। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव के कारण तीव्रता के 2 क्वेश्चन होने के पश्चात अब हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु P पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो वहां पर तीव्रता कितनी होगी। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना।
यह क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक हम लाए थे और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक लाए थे, वो दोनों के व्यंजक के सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए। आपको याद करने के उद्देश्य से मैं बता दूं कि यदि कोई बिंदु अक्षीय स्थिति में है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था E बराबर अक्षीय स्थिति में, ध्यान दीजिए 1/4πε0 2p/r⁻³ जहां यह माना गया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो साइज है बहुत स्मॉल है, तो वहां से A हमें नेग्लिजिबल मान लिया था, जहां 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिस्टेंस है, दूरी है। यह अक्षीय स्थिति में था। और निरक्षीय स्थिति में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र था 1/4πε0 p/r⁻³। ये दोनों डेरिवेशन सूत्र हम जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों की हमको आवश्यकता होगी। अक्षीय स्थिति का मतलब होगा कि जिस डायरेक्शन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, उसी डायरेक्शन में अगर हम पॉइंट P ले ले जहां पर तीव्रता ज्ञात करें तो वो अक्षीय स्थिति हो जाएगी। और यदि हम P के परपेंडिकुलर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में बिंदु P लें तो वो निरक्षीय स्थिति में हो जाएगी। अब हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को छोड़कर किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले AB हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है, ये A और ये P, जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। इसका मध्य बिंदु हमने O लिया है। साथ ही इस AB विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P मान लिया गया, जिसकी डायरेक्शन -q से +q की ओर होती है। वो क्या सूत्र होता है 2qa, जहां q इसका कोई एक बिंदु आवेश और 2a इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इस P की जो डायरेक्शन है -q से +q की ओर, मैंने P के फॉर्म में लिख रखी है। ये P वेक्टर फॉर्म में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब हमको इस विद्युत द्विध्रुव के कारण एक अन्य बिंदु, यहां पर ध्यान से देखिए, अन्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक, ये निर्देशांक की बात ध्यान दीजिए। यदि कोई बिंदु उसके ओरिजिन से O से कितनी डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R, और कितना एंगल उसके अक्ष के साथ बना रहा है वो थीटा, तो यदि एंगल और दूरी बताई जाए तो इसको ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं। ज्यामितीय निर्देशांक एक्स वाई के फॉर्म में आते हैं। थ्री डायमेंशन हो तो एक्स वाई जेड होते हैं। यहाँ पर हम ध्रुवीय निर्देशांक ले रहे हैं। आर डिस्टेंस को शो करता है और थीटा उसका इस अक्ष P के साथ झुका है। तो हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P का मध्य बिंदु O से जो दूरी है वो R है और इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के साथ उसका जो एंगल है वो थीटा है। हम क्या करें, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को, P वेक्टर, दो समकोणिक घटकों में विभाजित कर लेते हैं। तो P को दो घटकों में वियोजित, दो समकोणिक घटकों वियोजित करने पर नंबर 1 P cos थीटा। एक बार फिर बता दूं, यहां P जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। कौन सी डायरेक्शन में P cos थीटा आएगा, तो ये थीटा बन रहा है P के साथ, तो P cos थीटा ये O से P डायरेक्शन में आएगा। तो लिख देते हैं OP दिशा में
एक दूसरा कंपोनेंट होगा समकोणी घटक P साइन थीटा ओपी की लंबवत दिशा में। P साइन थीटा इस OP का लंबवत घटक ये हुआ, इस डायरेक्शन में आ गया P साइन थीटा। तो हम देखते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P उसके दो भाग हो गए, एक हमारा OP के डायरेक्शन में P cos थीटा और एक उसके लंबवत दिशा में P साइन थीटा। अगर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के रिस्पेक्ट में इस बिंदु P की बात करें तो देखिए P cos थीटा की डायरेक्शन और P की पॉइंट दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, अर्थात P cos थीटा के रिस्पेक्ट में P अक्षीय स्थिति में होगा तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। किंतु P साइन थीटा के रिस्पेक्ट में आपका जो P है वह निरक्षीय स्थिति, क्योंकि लंबवत है, लंबवत होने के कारण वो निरक्षीय स्थिति में होगा। तो जब P साइन थीटा को विद्युत द्विध्रुवांक की बात करेंगे तो उसके लिए P निरक्षीय स्थिति में होगा और P cos थीटा के लिए आपका P अक्षीय स्थिति में होगा। तो एक बार हम P cos थीटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे और P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, तब अक्षीय स्थिति वाला सूत्र यूज करेंगे, तथा P साइन थीटा को जब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मानेंगे और P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वह कौन सी स्थिति में माना जाएगा? निरक्षीय स्थिति में। तो नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। P cos थीटा के सापेक्ष बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल्स टू, सूत्र बताया था मैंने आपको, बाह्य निर्वात में लेके चल रहे हैं हम लोग, 1/4 पाप्सिलॉन 2P बाय R क्यूब, R की पावर 3 थी, पर यहाँ पर P नहीं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? P cos थीटा, तो 2P cos थीटा और डिस्टेंस हमारी यहां से यहां तक R है तो R का क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। नंबर बी माने यदि हम कि P साइन थीटा के सापेक्ष बिंदु P कौन सी स्थिति में आ जाएगा? निरक्षीय स्थिति में है। अतः तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पर फार्मूला में 2 नहीं था, P बाय R क्यूब, पर P नहीं लेते हो, क्या लेना पड़ेगा हमको? P साइन थीटा बाय R क्यूब। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम E1 और E2 की डायरेक्शन देखें तो E1 आएगा अक्षीय स्थिति में ही डायरेक्शन में चला जाएगा और E2 जो होगा उसके E1 के परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा, दिख रहा होगा। यदि हम इसमें एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की रचना कर ले छोटा सा, तो E1 की डायरेक्शन इधर, E2 की डायरेक्शन इधर, तो सदिश नियम से इन दोनों का परिणामी इसका विकर्ण होगा, जिसे हम कैसे दर्शा रहे हैं? E से। तो E इसका परिणामी होगा। अब परिणामी तीव्रता E को कैसे निकालते हैं? समांतर चतुर्भुज के नियम, सदिश नियम से। समांतर चतुर्भुज के सदिश नियम कहता है कि E बराबर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। चित्र से यदि E1 को E2 का परिणामी E हो तो E इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 और E2 की वैल्यू आपके पास है। अगर हम इस E1 और E2 की वैल्यू को यहां पुट कर दे
तो हमको एक डेरिवेशन मिलेगा, उसको भी हम चर्चा कर लेंगे आपके सामने। तो हमारे पास E इक्वल टू पहले E1 की वैल्यू देख लीजिए आप लोग कितनी है, 1/4πε0 2p cos थीटा बाय r क्यूब प्लस का स्क्वायर रहेगा 1/4πε0 p sin थीटा बाय r क्यूब और इसका भी स्क्वायर। आप ध्यान से देखें, 1/4πε0 r क्यूब 1/4πε0 r क्यूब और दोनों का स्क्वायर है, p भी है बहुत कॉमन, तो इस पूरे पार्ट को p बाय आर क्यूब एंड 1/4πε0 कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर भी है साथ में, तो रूट से भी बाहर आ जाएंगे, तो हमारे पास बाहर वैल्यू है 1/4πε0 p बाय आर क्यूब। रूट के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या रहेगा, 2 है, cos थीटा है, बट स्क्वायर के साथ, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। E इक्वल्स टू 1/4πε0 p बाय आर क्यूब। अब हम देखें कि जो cos स्क्वायर थीटा है वो कितनी बार है, 4 बार, 4 टाइम्स है। यदि हम इसमें से 3 पार्ट अलग कर ले, मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा अलग कर ले और 1 cos स्क्वायर थीटा अलग कर ले, वापिस अगर ऐड करें तो 3 cos स्क्वायर प्लस 1 cos स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो हमने इसको डिवाइड पार्ट में बांट लिया, 3 cos स्क्वायर थीटा पार्ट अलग कर लिया, cos स्क्वायर थीटा वाला पार्ट अलग कर लिया, प्लस है साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 4 cos स्क्वायर थीटा को हमने 3 और 1 अलग क्यों करा, ताकि यह 10th की जो सर्व समीकरण है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसके अनुसार E इक्वल टू 1/4πε0 p बाय आर क्यूब, और ये हमारे पास आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जो डेरिवेशन आया है यह हमें किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह व्यंजक है। इस व्यंजक में 2 बातें और समझ लेते हैं। इस व्यंजक में अक्षीय स्थिति भी छुपी हुई है और निरक्षीय स्थिति भी छुपी हुई है। यह व्यंजक अपने आप में अक्षीय वाला भाग भी लेके बैठा है और निरक्षीय वाला भाग भी लेके बैठा है। यदि मैं इस पॉइंट P को यहां से हटाकर सीधा अक्षीय स्थिति में ले जाऊं, तो सोचिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये लाइन एंगल बना रही थी, मूव करते करते इस पर आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 0 हुई। अगर आप यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो cos 0 1 होगा, तो बचा 3 प्लस 1 4, रूट में से बाहर आया तो 2 आया। ये वापस डेरिवेशन याद कीजिए किसका था, अक्षीय स्थिति का था। और यदि आप इसको मूव करवा के इसकी निरक्षीय स्थिति में ले जाएं तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा अगर 90 हुआ तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और cos 90 की वैल्यू 0 होने के कारण यहाँ 1 बचेगा, और फिर आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो E इक्वल टू 1/4πε0 p बाय आर क्यूब। अगर हम शर्त लगा दें, आपको समझा भी देता हूं मैं, शर्त है यदि थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 0, अर्थात अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति हो जाएगी, तो क्या होगा, यहां देखिए आप लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 p बाय आर क्यूब, रूट में 3 cos 0 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1/4πε0 p बाय आर क्यूब। cos 0 की वैल्यू 1 हुई,
तो हमारे पास 3 + 1 होगा और 3 + 1 कितना होगा 4 और 4 का बाहर रूट कितना आएगा 2 आ जाएगा तो 2p/ कितना हो जाएगा r3। ये दिखाता है कि इसमें अक्षीय स्थिति वाला व्यंजक है। यदि इसी प्रकार हम निरक्षीय स्थिति की लिए बात करें तो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और 90 हो जाएगी तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 बचेगा और उस कंडीशन में हमारे पास डेरिवेशन कितना आएगा 1/4πε0 p/r। तो हम देखते हैं कि यदि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसका इस प्रकार से डेरिवेशन आता है। इस डेरिवेशन में अक्षीय स्थिति थीटा = 0 रखने पर हो जाता है और थीटा की वैल्यू 90 रखने पर वही व्यंजक निरक्षीय स्थिति का हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुवकों में एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर रख दूं तो उस विद्युत द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है। उस बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा उसका डेरिवेशन व्यंजक ज्ञात करना है मुझे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए कि इस डायग्राम की इमेज क्या होगी। अगर हम उस इमेज को समझ जाए तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उस इमेज बनाने के लिए आपको तरीका बता रहा हूं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इनकी बात हम जब करें तो हमारे दिमाग में इमेज कैसी बननी चाहिए। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस कैसे होता है, बनता कैसे। मैंने आपको बताया था कि जब धन आवेश कहीं पर स्थित होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब विद्युत रेखाएं निकलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस धन आवेश से कहां जाकर मिलती है, ऋण आवेश पर। अर्थात ये लाइनें जहां से भी स्टार्ट लेगी वो धन आवेश होगा और जहां एंड होगी वह ऋण आवेश होगा। तो यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश तक जाती है तो यह रेखाएं जहां जहां से गुजरती है वहां पर एक क्षेत्र बना लेती है। उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि हम एक रूम की कल्पना करें और उसकी एक साइड वाली वॉल पर धन आवेश पूरा मान ले, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मान लो कल्पना करें, और उसके ठीक सामने वाले दीवार पर हम ऋण आवेश मान लें, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल के कहा जाएगी, ऋण दीवार की ओर। तो पूरा कमरा विद्युत बल रेखाओं से भरा जाएगा और वह पूरा कमरा एक विद्युत क्षेत्र की भांति कार्य करेगा। अब उस एक समान विद्युत क्षेत्र उस कमरे के अंदर हमने छत से या खंबे से धागे से 20 सेंटर में धागे से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बांध दिया। इमेज करना है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि उस विद्युत क्षेत्र में जब आप विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर बल लगता है। क्यों लगेगा उसका कारण मैं बताऊं, पर आप इमेज कीजिए कि यही वो बल रेखाएं हैं जो धन आवेश से निकलती है और कहीं जाकर ऋण पर समाप्त होगी। हो सकता है इधर ऋण हो और वहीं जाके वो समाप्त होगी। तो ये बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब उस विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव को रखा है। इस प्रकार रखा कि वह इस एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा। जिस विद्युत क्षेत्र में रखा है उसकी लाइनें देखिए, विद्युत क्षेत्र लाइनें समांतर और समांतर होती तो क्या कहलाता है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। उसके अंदर AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है। यह धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। याद कीजिए P = 2qa। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। इस बात को एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2a है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2qa। जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस पे बल युग्म
कैसे कार्य करता है। तो बल युग्म याद करना पड़ेगा। कक्षा 11 में हमने बल युग्म और बल युग्म का आगुण दोनों पढ़े थे। याद कीजिए, यदि किसी वस्तु पर समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में किंतु एक क्रिया रेखा में न हो, एक साथ कार्य करते हैं, तो बलों के ऐसे जोड़े को बल युग्म कहा गया था। आपको याद होगा, उसको उदाहरण दिया था हमने, नल की जो टोडी होती है उसकी केप को जब हम अंगूठे से घुमाते हैं तो वहां पर दो बल एक साथ लगाते हैं। इसी प्रकार यदि हम इस केप को घुमाते हैं तो यहाँ पर उंगली पीछे जाती, अंगूठा आगे जाता, तो यहाँ पर भी दो बल एक साथ लगते हैं। बलों के ऐसे जोड़े को ही बल युग्म कहा जाता है। तो क्या यहाँ पर भी दो बल एक साथ लगेंगे? इस पर हम चर्चा कर लें। यदि लगते हैं तो उसको कहेंगे बल युग्म, और वो कितना टार्क पैदा करेगा, कितना आघूर्ण पैदा करेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर धन क्यों आवेश है, और मैंने आपको कहा था ये बल रेखाएं जहां से भी आ रही वहां पर धन होगा। तो धन से धन क्या होगा? प्रतिकर्षी। यह उसको धक्का मारेगा। कैसे? सीधा इस डायरेक्शन में। कितने बल से? तो बल कैसे निकालते हैं? आपके पास क्या क्या है? आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है F/Q, तो F इक्वल टू हो जाएगा QE। तो कितने बल से? तो QE बल से यह इसको इस साइड में बल लगा के धक्का मारेगा। क्यों? इधर क्यों? क्योंकि यह धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। अब बात करते हैं ऋण Q आवेश पर क्या बल लगेगा। तो हम जानते हैं धन है, वो ऋण को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो यह बल इस साइड लगेगा। कितना? फिर वही बात, आवेश कितना है Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा? QE। क्या देखने को मिल रहा है? इधर बल भी QE, इधर बल भी QE, दोनों का परिमाण QE है। दिशा एक आगे है, एक जस्ट उसके पीछे है, विपरीत है, एक रेखा में नहीं है। एक रेखा तब होती जब QE आगे, तो इसके जस्ट पीछे दूसरा QE होता है, तो एक क्रिया रेखा में नहीं। तो वही बात हुई, समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं जो एक क्रिया रेखा में नहीं हो, तो बलों के ऐसे जोड़े को ही क्या कहा गया है हमारे द्वारा? प्रत्यानयन बल युग्म। अर्थात इस विद्युत द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है, जो इसको घुमाकर, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको इधर धक्का लगाऊं तो घूमेगा और यह विद्युत क्षेत्र के समांतर आने की चेष्टा करता है। तो यह आपका विद्युत द्विध्रुव इन बलों के कारण या इन बल युग्म के कारण इसकी दिशा किसके समांतर चाहता है? वो विद्युत क्षेत्र E की दिशा में होना चाहता है। अब हम बात करते हैं कितना प्रत्यानयन बल युग्म लग रहा है, उसका आघूर्ण कितना होगा? तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? एक बल में बलों के बीच की लंबवत दूरी टाउ इक्वल टू एक बल तो पता आपको QE है, उधर भी QE है, गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल इस साइड, एक बल इस साइड, इनके बीच की सीधी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये हो गया A और ये पॉइंट आपका B, तो ये क्या ले दो? C। तो दोनों बलों के बीच की जो लंबवत डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है? AC। परंतु समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा इक्वल टू, थीटा आपका एंगल ये है, तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा और ये कर्ण, तो लंब कितना है? AC और कर्ण हो जाएगा AB।
साइन थीटा एज इट इज, वैसा का वैसा, ए सी वे थीटा, ए से बी तक की डिस्टेंस 2a है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की प्रभावी लंबाई, तो 2a साइन थीटा इक्वल टू AC। AC की जो ये वैल्यू आई है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट देके यहां पर रख देते हैं, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू 2a साइन थीटा, टाउ इक्वल टू 2QA, साथ में कर ले 2QA E साइन थीटा, ये हमने क्या कह रखा है P, तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। यही प्रत्यानयन बल का आघूर्ण है। इसको अगर सदिश के रूप में लिखे तो टाउ बराबर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर सदिश है तो इसकी डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, दिशा किधर होगी, तो हम स्क्रू के नियम से इसकी दिशा निकाल सकते हैं। इसकी दिशा इस प्रकार होगी कि जिस तल में P और E होंगे उसकी लंबवत दिशा में कौन होगा, टाउ होगा। जहां P और E एक समतल में होंगे, उस समतल के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वही टाउ की दिशा। यह हुआ प्रत्यानयन बल आघूर्ण का व्यंजक। यदि हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दें तो साइन 0 हो जाएगा 0 और पूरा हो जाएगा 0, अर्थात उस वक्त विद्युत द्विध्रुव स्थायी अवस्था में होता है। यदि थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दे, अर्थात विद्युत द्विध्रुव को खड़ा रख दे लंबवत विद्युत क्षेत्र, तो थीटा 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास टाउ इक्वल टू बचेगा PE, अर्थात लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण अधिकतम होगा। यहां से हम P की और टाउ की परिभाषा को निकाल सकते हैं शर्त लगाकर। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं यूनिट मान लू, इकाई मान लू, एकांक मान लू, E बराबर 1 हो, यदि E की वैल्यू भी क्या मान ली जाए, 1 मान ली जाए, तथा साइन थीटा की वैल्यू भी 1 हो, तो फिर हम देखते कि टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास P आ जाएगा। यहां से हम P की परिभाषा निकाल सकते हैं कि किसी द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक क्षेत्र की विद्युत तीव्रता में लंबवत रखने पर कार्य करता है। एक बार फिर देख लें कि किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर कार्य करता है। अब लंबवत रखने पर कार्य क्यों करता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री, अर्थात थीटा 90 हो। थीटा 90 मतलब क्या, कि आपका विद्युत द्विध्रुव कैसा रखा हो, लंबवत। तो लंबवत रखने पर जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करेगा उसी को कह सकते हैं हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं हम लोग उसको। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन और हुआ। धन्यवाद।